2008 से हर साल स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। वो हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री थे और उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की स्थापना की थी। भारत में शिक्षा के प्रसार में दूरगामी परिणाम हासिल करने के लिए उन्होंने कई सुझाव दिए थे, जिनमें से एक था भारत में समग्र शिक्षा। समग्र शिक्षा के तहत भारत के बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए 24 मई 2018 को सरकार ने समग्र शिक्षा योजना की शुरुआत की, ताकि इसके माध्यम से शिक्षा का स्तर सुधारने और तकनीकी इस्तेमाल बढ़ाकर विद्यार्थियों और शिक्षकों को अधिक सशक्त बनाया जा सके। आज देश देशांतर में भारत की इसी महत्वाकांक्षी योजना यानी समग्र शिक्षा योजना के महत्व, अब तक की इसकी उपलब्धियों और चुनौतियों पर भी हम बात करेंगे। इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए बेहद ही अहम लोग मौजूद हैं। उनसे आपको मिलवा दूं। हमारे साथ प्रोफेसर चंद्रभूषण शर्मा हैं, जो शिक्षाविद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ प्रोफेसर श्री प्रकाश सिंह हैं, जो राजनीति विज्ञान विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय के हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले प्रोफेसर चंद्रभूषण आपके पास आना चाहूँगी। और आज़ादी के बाद अगर हम देखें कि जो एक सपना था, जो एक परिकल्पना थी कि शिक्षा कैसी हो भारत की, तभी शायद समग्र शिक्षा का बीजारोपण हम कह सकते हैं हो गया था। जी, बहुत सही आपने कहा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उन स्वतंत्रता सेनानियों में थे जिनका जोर हमेशा से शिक्षा पर था। अलग अलग स्वतंत्रता सेनानी अलग अलग क्षेत्र में काम करते थे। मौलाना वो थे जो कि शिक्षा को समझते थे और शिक्षा की उपादेयता के बारे में उन्होंने बहुत बार कहा था। अब जैसा आपने बताया, 2008 से हर साल हम आज के दिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पर इसको शिक्षा दिवस के तौर पर मनाते हैं जी। लेकिन अब 2018 के बाद से हम इसको सही तौर पर मनाने लगे हैं। मौलाना की क्या सोच थी? मौलाना, आप जैसा जानते हैं, इंडिया विंस फ्रीडम उनकी किताब थी और उसके करीब करीब 30 पन्ने ऐसा कहा गया था कि आज़ादी के 50 साल बाद जोड़ा जाएगा। मौलाना क्या चाहते थे? ऐसी शिक्षा जिसमें सबको एक जैसी शिक्षा मिले। आप पाएंगे कि आज़ादी के बाद जब हम शिक्षा नीति बनाई या विद्यालयों की, महाविद्यालयों की संरचना किए, तो सबसे पहले हमने क्या सोचा? आईआईटी बनाने का सोचा, बड़े संस्थान बनाने का सोचा। मौलाना की ये सोच नहीं थी। मौलाना की ये सोच थी कि हर वो बच्चा, चाहे वो अमीर परिवार से, गरीब परिवार से हो, सबको एक जैसी शिक्षा मिले। और ये तभी संभव था जब विद्यालयी शिक्षा एक जैसा हो। ये संभव नहीं हुआ। अब आप देखेंगे कि हम आकर के 2016-17 से ये बात शुरू किए हैं और जो शिक्षा नीति का प्रारूप आया है उसमें ये अब सही तौर पर दिख रहा है। तो मौलाना के सपनों को सही तौर पर साकार करने का काम अब हो रहा है। 2008 से हम भले मनाने लगे हैं इस दिवस को, लेकिन ये काम हो रहा है। तो समग्र शिक्षा क्या और कैसे कंसीव किया गया? देखिए, 1990 में जब जॉन्टी में कॉन्फ्रेंस हुआ और प्राथमिक शिक्षा पर जोर देने की बात कही गई, तब हम लोगों ने सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया। इनफैक्ट उसके पहले हम लोग डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किए थे, जो वर्ल्ड बैंक के फंडिंग पर था। लेकिन ये सोच दूसरे महान शिक्षक मुरली मनोहर जोशी जी का था कि हम अपनी शिक्षा नीति बना करके सर्व शिक्षा अभियान के तौर पर चलाएं। उसके बाद हम लोगों ने माध्यमिक शिक्षा में उसको जोड़ा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तौर पर, RMSA। अब हम 2 साल पहले हम लोगों ने ये तय किया कि हम पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक को एक जैसी शिक्षा सभी बच्चों को उपलब्ध हो। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 में पास किया, लेकिन 15 तक कुछ हुआ नहीं उस पर, तो बहुत कारगर नहीं हो सका शिक्षा का अधिकार कानून। अब जो जोर दिया गया है और नई शिक्षा नीति में के प्रारूप में आप देख रहे हैं कि इस पर कितना जोर है, तो उसको दोनों को मिला करके सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को एक साथ पहली कक्षा अर्थात 6 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चों को एक जैसी शिक्षा मिले, ये सोच हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी की थी। और उनके ही मार्गदर्शन में ये समग्र शिक्षा, जिसकी चर्चा पहले मौलाना ने की थी लेकिन कारगर नहीं किया गया था, अब कारगर हुआ है और अब हम समग्र शिक्षा की तरफ बढ़ रहे हैं, उस पर काम हो रहा है। बिल्कुल, इसकी शुरुआत बेहद ज़रूरी मोड़ पर थी। और मैं श्री प्रकाश जी आपसे समझना चाहूँगी कि अगर हम पूरे इस परिदृश्य को देखें, जो शिक्षा की जो मौजूदा स्थिति है, हमने बड़े बड़े आयाम छुए हैं। भारत के
छात्र छात्राओं ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन फिर भी जो एक हम कहते हैं होलिस्टिक एजुकेशन, एक ऐसे व्यक्तित्व का विकास जो अपने आप में उदाहरण हो, उसमें शिक्षा का कितना महत्व है और स्कूल से ही इस पर क्यों इतना जोर देने की बात कही जाती है? देखिए, मेरा ये मानना है कि सर्वांगीण विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए एकमात्र कोई साधन है तो वो शिक्षा है जी। लेकिन अनन्य कारणों से जिस तरह की शिक्षा व्यवस्था हमको मिलनी चाहिए थी, जिस तरह का फोकस शिक्षा पर होना चाहिए था, वो किन्हीं कारणों से नहीं रहा। प्रारंभिक दौर में निसंदेह अबुल कलाम साहब ने शुरू किया, लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों में गांधी जी जिस तरह की शिक्षा चाहते थे, नई शिक्षा, तालीमी व्यवस्था, उनका एक चक्र पूरा गांधी जी ने दिया, शायद उससे सरकार ने अपने आप को अलग कर लिया। बाबा साहब अंबेडकर जिस तरह की शिक्षा चाहते थे, जिसमें उन्होंने कहा कि धर्म के बारे में भी शिक्षा प्रदान की जाए। दुर्भाग्य ये रहा कि धर्म के बारे में चर्चा स्कूली शिक्षा से नदारद रही जी। नैतिकता का विकास नहीं हुआ, सिद्धांत प्रियता का विकास नहीं हुआ, और एक दूसरे धर्मों को जानने के बारे में भी कोई पहल नहीं हुई जी। समाज एक अलग दिशा में बढ़ता चला गया। एक दूरगामी कदम शिक्षा के क्षेत्र में सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से अटल जी की सरकार ने उठाया जी। और उसके पीछे संवैधानिक प्रतिबद्धता का भी निर्माण हुआ, वो फंडामेंटल राइट्स का पार्ट बना, और फिर समाज की राजनीति की दृष्टि में परिवर्तन आना शुरू हुआ कि वो कौन कौन से उपेक्षित क्षेत्र हैं जिसमें शिक्षा अपना दखल बनाने में कामयाब नहीं हुई है। और आज जब हम समग्र शिक्षा की बात कर रहे हैं तो मेरा मानना है कि उसकी आधारशिला, मजबूत नींव जो है वो सर्व शिक्षा अभियान से निकलती है जी। जिसमें मानसिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, खेल कूद उसका अंग बन सके। और मोदी जी का जो पिछला कार्यकाल था, अगर उसको हम ध्यान से देखें तो खेल कूद पर भी बहुत फोकस किया गया है कि स्कूलों तक खेल कूद को पहुंचाया जाए, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ पहुंचाया जाए। लेकिन मैं एक चिंता ज़रूर जाहिर करना चाहूँगा इस महत्वपूर्ण दिन पर, क्योंकि शिक्षा विषय पर चर्चा हो रही है जी। ग्रामीण परिवेश में जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, और ये स्थिति पूरे भारत की है। प्राध्यापक स्कूल में शिक्षकों की उपस्थिति, इनरोलमेंट रेशियो, विद्यार्थियों की उपस्थिति, जिस वक्त मिड डे मील होता उस वक्त की उपस्थिति, जिस वक्त विद्यार्थी स्कूल छोड़ रहा होता उसकी स्थिति, ये बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जिसको ध्यान देने की ज़रूरत है। और जब इन सब एस्पेक्ट पर हम चर्चा कर पाएंगे, देख पाएंगे, तब मुझे लगेगा कि समग्रता की तरफ हमारा एक सार्थक कदम बढ़ेगा। जी बिल्कुल। चंद्रभूषण जी, जैसा कि एक बहुत अहम सवाल कि क्या हम अपने स्कूलों से 12वीं के बाद सिर्फ इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, MBA प्रोफेशनल्स निकालने की ओर बढ़ें, या फिर जो बात मॉरल साइंस की कही गई, नैतिकता की, हम अपने इतिहास को कैसे समझते हैं, हम जो लीनियज है हमारा, जो हमारी विरासत है, हम उसे कैसे समझते हैं, उसमें शिक्षकों का कितना बड़ा योगदान है और किस भूमिका में उन्हें आने की ज़रूरत है? बहुत अच्छे प्रश्न आपने उठाए हैं। 2-3 चीज़ों पर मैं ध्यान अंकित करना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है। हम ऐसा नागरिक बनाएं जो अपने देश पर गर्व करे जी। ये गर्व महसूस करे कि मैं भारतीय हूं। 70 सालों में ये हुआ नहीं। आप नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क उठा के देखिए, आप अपने टेक्स्ट बुक उठा के देखिए, कहाँ है भारत। जैसा कि प्रकाश जी ने कहा, बहुत सही बात कहा, हम ऐसे देश से आते हैं जो धर्म आधारित देश है, रिलीजन नहीं, हम धर्म की बात कर रहे हैं। पिता धर्म, पुत्र धर्म, गुरु धर्म, विद्यार्थी धर्म, इसकी बात ये गौन हो गया, क्योंकि जो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि इसको पाठ होना चाहिए, खेल कूद बाहर निकाल दिया गया जी। क्यों? पिछले, जैसा इन्होंने कहा, मोदी 1 एंड मोदी 2 में, मोदी 2 में एक बड़ा अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है जो अभी आपके शिक्षा की नीति के प्रारूप में आया है, और हमें लगता है कि जब शिक्षा की नीति पूर्ण रूप से आती है तो दिखेगा जी। खेलकूद और आंगनबाड़ी, इन दोनों को शिक्षा के साथ जोड़ना चाहिए। हमने आंगनबाड़ी को अलग कर दिया, जो 3 साल से 6 साल के बच्चे
की परवरिश होनी चाहिए, जैसा बच्चा तैयार करके हमको विद्यालय में लाना चाहिए, उसका काम खत्म कर दिया गया। आंगनवाड़ी को दे दिया कि केवल आप इसको वहां रखिए। तो उसको साथ में ला करके हम अपने बच्चे को 3 साल से ही ऐसे रास्ते पर चलाएं कि वो 18 साल तक आते आते एक ऐसा नागरिक बने जो देश को समझे, अपनी परंपराओं को समझे। और ये देश तो ऐसा रहा है जो 5000 साल तक केवल विद्या की ही बात किया है, उसको गौन करके। तो मेरा ऐसा मानना है कि शिक्षा की नीति, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क और हमारे टेक्स्ट बुक का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, जिसमें कि ये चीजें आए। आज कौन बच्चा जानता है कि सबसे पहले दुनिया में हवाई जहाज भारत ने उड़ाया था? हम राइट ब्रदर्स जानते हैं, भारद्वाज को नहीं जानते हैं। ठीक है, तो देश विद्या पर आधारित होता है और शिक्षा की पद्धति पर आधारित होता है, जिसको कि हम लोग कहीं ना कहीं गौन कर दिए, भूल गए। हमारी परंपरा महान है जिसको लाना चाहिए। अभी ये काम हो रहा है और आप जैसा जानती ही होंगी, शिक्षा की नई नीति आने वाली है। दुनिया में कहीं उदाहरण नहीं है कि इतनी लंबी चर्चा, इतनी ज्यादा लोगों के साथ चर्चा करके कोई नीति बन रही है। एक ऐसी नीति हमको लगता है आएगी जो कि सबों को एक्सेप्टेबल होगा और देश का सर्वांगीण विकास होगा। हर बच्चा ऐसा निकलेगा जो गर्व करेगा कि हम भारतीय हैं। आज हम क्या होता है, आप कहीं भी चर्चा में हमारे बच्चों को उतारें तो वो विज्ञान जानते हैं, वो IIT का ग्रेजुएट होगा, अच्छा इंजीनियरिंग जानता है, लेकिन वो नहीं जानता है कि हमारी विरासत क्या है। मैकेनिकल में, सर्जरी में, किसी भी क्षेत्र में हमारी परंपरा क्या रही है और वो महान रही है जी। उसको सेंटर स्टेज लाने का, उसको केंद्र बिंदु बना करके हमारी शिक्षा पद्धति को बनाने का प्रयास हो रहा है, जो बहुत बढ़िया प्रयास हो रहा है। और इस सब के अंत में हम करना क्या चाहते हैं? हम एक ऐसा व्यक्ति तैयार करना चाहते हैं जो ये कहे सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आपने करिकुलम का जिक्र किया था, मैं आपसे श्री प्रकाश जी जानना चाहूँगी कि हमारे करिकुलम को लेकर काफ़ी सवाल उठते हैं कि हम कितने थ्योरी को हमने बहुत ज़्यादा प्रमुखता दी है, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड हमारा एजुकेशन नहीं है। अब उन बातों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की बात आ रही है कि स्कूलों में लाइब्रेरी तो हो, लेकिन उसके साथ में बच्चे व्यवहारिक तौर पर उस ज्ञान को सम्मिलित कर सकें अपने अंदर। क्या, कैसे आप देखते हैं कि स्कूल में जो करिकुलम है उसमें किस तरह की तब्दीली की ज़रूरत है, जिससे कि पेरेंट्स भी अनभिज्ञ ना हो, अभिभावक भी समझे, शिक्षक भी समझे और बच्चों के बीच वो तीनों जो है स्तर पर एक सिंक्रोनाइजेशन हम देख सकें? कि आपका सवाल मेरी चिंता से जुड़ा हुआ सवाल है जी। वर्तमान समय में चाहे वो पहली कक्षा का विद्यार्थी हो, चाहे 5वीं का हो, चाहे 10वीं का हो, हम उसको स्कूल के बाद ट्यूशन सेंटर की तरफ धकेल देते हैं, ट्यूशन ब्यूरो की तरफ धकेल देते हैं। जिस फेज में चंद्रभूषण जी ने शिक्षा पाई या मैंने पाई, हम तो खालिस गांव के स्कूलों से पढ़े हुए हैं। जी। हमें कभी ट्यूशन की आवश्यकता नहीं पड़ी। PG कर लिया, PhD कर डाली, कभी ट्यूटर की आवश्यकता नहीं पड़ी। स्वजनित पुरुषार्थ से आगे बढ़ने का उपक्रम हमारे टीचर्स ने हमको सिखाया था। आप 1970 के दशक का सिलेबस स्कूलों का उठा लें और वर्तमान समय का सिलेबस उठा लें तो आपको दिख जाएगा कि 1970 के दशक में भारत दिखता था जी। आज भारत नहीं दिखता है। भारतवर्ष की जो कल्पना है, जब तक वो हमारी स्कूली शिक्षा का अंग नहीं बनती है, जब तक हमारे नैतिक तत्व, वैल्यूज उसका अंग नहीं बनते हैं, जब तक हमारे सामाजिक सरोकार उसका अंग नहीं बनते हैं, तो हम समाज का आमूल परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। शिक्षा का एक मूल गुण है, वो ह्यूमन कैरेक्टर डेवलप करती है, मानवता का विकास करती है, उसका मूल माध्यम बनती है। आज की शिक्षा को आप उठाकर देख लें, चाहे वो स्कूली शिक्षा हो, चाहे वो विश्वविद्यालयी शिक्षा हो, उनके करिकुलम, उनके सिलेबाई आपको ऐसे दिखेंगे जो समाज को बांटते हुए नजर आते हैं, भारत को निर्मित करते हुए नजर नहीं आते हैं। इसलिए आप बिल्कुल सही कह रहे थे, अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप हमारे समक्ष आया है, जिस पर यह सरकार काम कर रही है, उसका बहुत हद तक फोकस है कि भारतीयता को केंद्र में रखा जाए, किस तरह से सामाजिक सामंजस्य को विकसित किया जाए और किस तरह से एक ऐसा यूथ पैदा किया जाए जो मानवीय गुणों से साथ साथ एम्प्लॉयबल भी हो और
देश के काम भी आ सके। मैंने करिकुलम को लेकर इसलिए भी सवाल किया था चंद्रभूषण जी, क्योंकि कुछ दिन पहले नीति आयोग के स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स पर खूब हम लोगों ने चर्चा की थी। उसमें चौंकाने वाले तथ्य भी थे कि बच्चों की शिक्षा को ग्रहण करने का जो स्तर है वो क्या है। तो वो जो चुनौतियां हैं हमारे सामने, उसको सीधे तौर पर अगर हम कहें ग्राउंड वर्क स्टार्ट करना, तो कैसे उसे एड्रेस किया जा सकता है? देखिए, दो चीज़ें। पहली बात मैं कहूँगा कि मैकॉले ने जब अपने मिनट्स दिए थे उसके आधार पर शिक्षा शुरू हुई तो क्या था। मैकॉले बिल्कुल जानबूझ के और अपने मिनट्स में कहता है कि शिक्षा हो जो अंग्रेजों को यहाँ लंबे समय तक राज करने में मदद करे जी। उस शिक्षा नीति को हमने आज तक नहीं बदला है। आवश्यकता किस चीज की? हम दुनिया के 18% आबादी हैं। हर बच्चा एक ही चीज सोचता है कि हम आईएएस कैसे बनेंगे, या हम आईआईटी कैसे जाएंगे, इंजीनियर कैसे बनेंगे, डॉक्टर। इतने बड़े देश को इसकी आवश्यकता नहीं है। सभी बच्चे एकेडमिक करें ये जरूरी नहीं है। और समझ नहीं आता है कि 70 सालों तक क्यों ये देश नहीं सोचा। आप पिछले 3-4 सालों में देखिए, सीबीएसई ने ड्रास्टिक चेंजेस लाए हैं। वोकेशनल सब्जेक्ट्स को पार्ट ऑफ करिकुलम बनाया है। आप अगर कारपेंट्री पढ़ते हैं, आप अगर ब्यूटी एंड हेयर कल्चर पढ़ते हैं, तो वो भी आपके मार्कशीट पर हो सकता है। उस पर आपको 10th का या 12th का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो करना क्या है जी? वो लड़कियां जो केवल डांस करना चाहती हैं, हम लोगों ने देश भर में सर्वे किया, बड़ी संख्या लड़कियों की जो कहती हैं कि अगर मुझे केवल डांस पढ़ने का मौका मिलता तो मैं वही करती। उसकी रुचि वही है, उसमें वो एक्सेल कर सकती है, दुनिया की अव्वल डांसर बन सकती है। हमने क्यों उसको रोका? अभी आप देखेंगे सीबीएसई ने इंक्लूड किया है, बड़ा मेजर चेंज है। और बिल्कुल जो अभी तक का नीति रही थी उससे अलग है। तो हमने वोकेशनल को जोड़ा है कि आप एकेडमिक सब्जेक्ट के साथ साथ वोकेशनल करेंगे ताकि हर कोई सेल्फ एम्प्लॉयबल हो सके। हमने 70 साल में क्या किया, हर कोई पढ़ लिख के एक ही बात कहता था, हमको नौकरी कहां मिलेगी, सरकार नौकरी कहां देगी। उसको बदलना पड़ेगा। 18% दुनिया की आबादी को कोई भी सरकार सरकारी नौकरी नहीं दे सकती है। उसको सेल्फ एम्प्लॉयबल बनना पड़ेगा। और न सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयबल, उसको दूसरे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने की क्षमता हो, ऐसा हो। तो उस पर काम हो रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अभी जो चेंजेस लाए गए हैं पिछले 4-5 सालों में, इसका असर आपको 5 साल बाद दिखेगा। शिक्षा की एक परेशानी है, आप आज कोई चेंज इंट्रोड्यूस करती हैं तो आप 3 दिन बाद या 1 साल बाद नहीं उसका असर देख सकती हैं। आपको 3 साल तो रुकना ही पड़ेगा ताकि वो जो पढ़ के निकले वो देख सकें। तो अभी जो चेंजेस लाए जा रहे हैं वो आपको दिखेगा। दुनिया के पैमाने पर हम पीसा कर लिए और लोगों ने कहा कि हम दुनिया में 174 में 173 नंबर पर थे। हमने तैयारी कहां की थी? हम दोबारे हिम्मत करके पीसा में जा रहे हैं। आप देखिएगा कि इस बार जो पीसा का असेसमेंट होगा उसमें भारत कहां उतरता है, क्योंकि अब हम तैयार हैं। अब हमने विद्यालयों पर वो काम किया है, विद्यालयों में ट्रांसफॉर्मेशन आया है और हमारे विद्यार्थी उस तरह की चीज देख सकेंगे। बिल्कुल, जिस तरह की अहम बातें आपने कही हैं, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी कई अहम बातें कही समग्र शिक्षा को लेकर। और जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे सूचना प्रौद्योगिकी में नवीनतम क्षेत्रों के बारे में बच्चे कैसे सचेत रहें, उनके बारे में क्या वो कुछ नया ढूंढ के निकाल सकते हैं। इस पर किस तरह के काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि खासतौर पे आपने ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों की बात की थी। हम कैसे जा रहे हैं नवाचार के इस क्षेत्र में, इसे हम कैसे देखें? देखिए, आपने मैकाले की बात की, मैं उस एक फैक्ट लाना चाहता हूँ। थॉमस मुनरो ने 1823 से लेकर के 1830 तक एक सर्वे किया मद्रास प्रेसिडेंसी का, और उस में उनका निचोड़ ये था कि मुझे कोई ऐसा गांव नहीं मिला जहां पर स्कूल ना हो जी। और जो इनरोलमेंट रेशियो उस वक्त मद्रास प्रेसिडेंसी का था वो ब्रिटेन के इनरोलमेंट रेशियो से ज़्यादा था। मद्रास प्रेसिडेंसी में 1 लाख बच्चे उस वक्त इनरोल्ड थे स्कूली शिक्षा में, इनिशियल शिक्षा में, और वहाँ 75,000 थे। तो इतनी बड़ी शिक्षा का स्ट्रक्चर हमारे पास था, उसको अंग्रेजी शिक्षा ने एक तरह से नेस्ता नाबूद कर दिया जी। तो मैकाले का एक ये योगदान भी है कि हमारा आत्मविश्वास था अपनी शिक्षा को लेके, अपनी भाषा को लेकर के, लोकल स्किल एंड इनोवेशन को लेकर के, वो तरह से खत्म सा कर दिया। अब फिर से ज़रूरत है उसी लोकल स्किल को, उसी इनोवेटिव स्किल को फिर से सृजित करने की। और अगर हम सृजित कर लेते हैं तो जो मोदी जी का एक स्वप्न है कि हम सिर्फ
कामगार ही ना पैदा करें, ऐसा एंटरप्रेन्योर भी पैदा करें जो लोगों को काम दे सके। और वो तकनीक की ताकत अगर हम अपने रूरल एरिया के बच्चों को भी दे दें तो वो पूरी दुनिया से जुड़ जाएगा। हाँ बिल्कुल। दूसरी बात, जैसे इंटरनेट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात खूब हो रही है। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंटरनेट के लिए मानस तैयार करना होता है। अगर ग्रामीण बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन, एंड्रॉयड मोबाइल फोन पकड़ा दिया जाए, इंटरनेट की सुविधा दे दी जाए, तो मुझे लगता है कि उसका मिसयूज होने की संभावना बहुत है। लेकिन जिस तरह के पोर्टल सरकार ने तैयार किए हैं, जिस तरह की योजनाएं सरकार लेकर के आई है, अगर उसका डिस्पेंसेशन प्रॉपर तरीके से उन स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर दे करके किया जाए तो सीधे सीधे वो विद्यार्थी आसानी से जुड़ जाता है। बिल्कुल, कई ई सामग्री अवेलेबल है, अलग अलग पोर्टल्स हैं जिसमें शिक्षक भी जो सामग्री है शिक्षण की वो पा सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि शिक्षकों और विद्यार्थियों दोनों का ही ख्याल रखा गया है। दोनों का ख्याल रखा गया है। और देखिए, दो चीजें हैं, बड़ा बैलेंस बना के चलने की जरूरत है जी। केवल ई लर्निंग हो आवश्यक नहीं है। बड़ा अच्छा एक उदाहरण है, गुजरात में वांचे गुजरात किया गया था। क्या इतना एम्फेसिस हम ई लर्निंग पर दें कि किताबों को भूल जाए? ये ठीक नहीं है। पढ़ने की आदत रहनी चाहिए। गुजरात में बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट हुआ था, वांचे गुजरात। बच्चों को किताब पढ़ने की आदत लगाने के लिए हर विद्यालय में एक एक्सपेरिमेंट होता था। उसी के आधार पर हम लोग भारत भर में पढ़े भारत बढ़े भारत अभियान कर रहे हैं। देखिए, जैसा श्री प्रकाश जी ने कहा, इसको और भी आगे बात बढ़ाने की जरूरत है। धर्मपाल जी ने अपनी किताब द ब्यूटीफुल ट्री में लिखा है और ये सारा डेटा दिया है कि भारत में गांधी जी ने कहा था 1931 में जब लंदन गए थे कि हमारे देश का लिटरेसी रेट 95% था। जब मैकॉले ने मिनट्स लगाया और स्कूल बनाने की बात की तो 5% पर आ गया। क्यों? और क्या शिक्षा की नीति जो हमने शिक्षा का अधिकार कानून जो लाया उसके कारण कुछ बढ़ा? नहीं, जल्दी जल्दी में लाया गया शिक्षा का अधिकार कानून था, उसके बहुत बदलाव करने की जरूरत है। नहीं हम ये देश आधारित ही है गांव के उन विद्यालयों पर जो कि मंदिर के बरामदे पर चलता था जी। शिक्षित कोई भी व्यक्ति गांव का वहां बैठ जाता था और गांव के सारे बच्चों को इकट्ठा करके पढ़ा देता था। आपने उसको एक डेफिनेशन में बांध करके कि विद्यालय क्या होगा, कक्षा क्या होगा, हम कहां पढ़ा सकते हैं, उस पूरे सिस्टम को जो हम हजारों साल से बनाए थे उसको खत्म कर दिया। चंद्रभूषण जी, वक्त कम है, बहुत जल्दी में चाहेंगे कि अब हम समग्र शिक्षा योजना में आगे बढ़ रहे हैं, कई उपलब्धियां भी हमने हासिल कर ली हैं। अभी भी चुनौतियां क्या है? क्या वाकई में ग्रामीण क्षेत्र ही हमारे लिए चुनौती है या शहरी क्षेत्र में भी उतना ही ध्यान देने की जरूरत है होलिस्टिक एजुकेशन के लिए? देखिए, गांव पर तो ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि 2-3 चीजें हुई सर्व शिक्षा अभियान के तहत। जो हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गांवों का, वो पूरे का पूरे करप्शन का पार्ट बन गया। ना विद्यालय की बिल्डिंग है, ना वहां इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना टीचर्स की ट्रेनिंग है, नॉन अटेंडिंग बीएड हो गए। तो 4 साल का बीएड लाने की जरूरत है। गांव के विद्यालयों को इस बात से मुक्त करने की जरूरत है कि आप इतना बड़ा विद्यालय बनाएं, इतने बिल्डिंग बनाएं। तो शिक्षा का अधिकार कानून को बदलने की जरूरत है, क्योंकि आज जो भी पढ़ना चाहता है वो गांव से उठ के शहर में आता है और गांव शहरों पर भार बढ़ रहा है। तो आपको गांव में शिक्षा पहुंचानी होगी, वहां की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना होगा। 2 चीज एक साथ करने होंगे, अच्छे शिक्षक तैयार करने पड़ेंगे और साथ में उनको स्वायत्तता देनी पड़ेगी कि शिक्षक ही जिम्मेवार है उसके लिए। आज हमने उसको कहीं ना कहीं एम्प्लॉई बना दिया है। वो समझता है कि हम तो नौकर हैं, जैसा आदेश आएगा वैसा करना होगा। हमारी जो परंपरा रही है, शिक्षक की परंपरा, गुरु की परंपरा, उसको रीस्टैब्लिश करना होगा। बहुत अच्छी पॉलिसी है समग्र शिक्षा योजना की। जो सोच है वही अपने आप में बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन क्रियान्वयन उसका कैसे हो, ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। मैं आपसे सहमत होते हुए थोड़ा सा अलग बात करूंगा। अर्बन सेंटर्स, सेमी अर्बन सेंटर्स एंड रूरल सेंटर्स, तीनों की ज़रूरतें, तीनों का क्लाइंटेज, तीनों का टीचर बिल्कुल अलग अलग होता है जी। बिल्कुल। जब आप अर्बन सेंटर्स में होते हैं, दिल्ली जैसे, मद्रास जैसे, बॉम्बे जैसे सेंटर में होते हैं, तो टीचर के सामने एक सिलेबाई होता है, रीडिंग मटेरियल होता है, अपडेटेड टेक्नोलॉजी होती है, उसका उपयोग करता है, नए नए मटेरियल्स वो अपने विद्यार्थी को देने की कोशिश करता है। वहाँ बहुत ज़रूरी है कि भारत सेंट्रिक एजुकेशन पैटर्न डेवलप किया जाए। वो ये सारी इनोवेशन, सारी ताकत एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण में लगाए, ऐसे विद्यार्थी के निर्माण में लगाए जो राष्ट्र के प्रति प्रेरित हो, स्वयं के प्रति प्रेरित ना हो। जो सेमी अर्बन सेंटर्स हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, दिल्ली से बाहर आप निकल जाएं, गाजियाबाद के कॉलेज और
स्कूल्स उठा लें जो थोड़े से अर्बन एरिया, सेमी अर्बन एरिया की तरफ हैं, आपको जमीन आसमान का अंतर दिख जाएगा। जो टेक्स्ट हमारे बच्चे दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं या आपके विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, वो गाजियाबाद में नहीं पढ़ा जा रहा है। जब ये स्थिति गाजियाबाद की हो सकती है, गाजियाबाद के कॉलेजेस की हो सकती है, तो आप पूरे देश का सोच सकते हैं। और ग्राम्य स्तर पर जो विद्यालय हैं, निसंदेह बहुत सुधार हुआ है, जागरूकता भी आई है, और नई शिक्षा नीति का जिस तरह से एक ढांचा तैयार किया जा रहा है, प्रारूप तैयार किया जा रहा है, संभावनाएं बहुत हैं जी। लेकिन एक पॉलिसी है जिसको कहा जाता है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। ये 80s में अमेरिका में इसका बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ जी। उसका लाभ उठाया चाइना ने। आज चाइना पहले इंफ्रास्ट्रक्चरल स्टेटस तैयार कर देता है, स्थितियां तैयार कर देता है, फिर फंक्शनल एस्पेक्ट उसमें क्रिएट कर देता है। तो हमें चाइना का है, इस नाते उससे कुछ सीखना नहीं चाहिए, इस दृष्टि से भी दूर हटना चाहिए। अगर हमारा कोई पड़ोसी राष्ट्र कुछ अच्छे इनोवेशंस के माध्यम से एंटरप्रेन्योर बना सक रहा है, अच्छे विद्यार्थी बना सक रहा है, तो हमें उनसे सीख लेनी चाहिए, और कैसे अपने स्कूल्स को हम फिर से एम्पावर कर सकें, फिर मजबूत कर सकें, उसका लाभ हमको अगर मिलना शुरू हो तो समग्र शिक्षा का एक उद्देश्य जरूर पूरा। बिल्कुल, और इसमें हम सभी की भूमिका है, ना सिर्फ जो सरकार अपने स्तर पर हर लिहाज से काम कर रही है, चाहे वो पॉलिसी मेकिंग हो, सुविधाएं देना हो, लेकिन शिक्षकों की भूमिका बेहद अहम है, और अभिभावकों की भी, कि वो अपने बच्चों को एक समग्र रूप देने में किस तरह से आगे आते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रभूषण जी, बहुत अहम बातें आपने बताई, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया श्री प्रकाश सिंह जी।